हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ एक वेब सीरीज़ का रिव्यू। एक्चुअली मैंने बीते दिनों बात करी थी कोहरा नाम की वेब सीरीज़ के बारे में जो आई थी नेटफ्लिक्स पर। और हालांकि उसे आए हुए तो काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने उसे देखा और देखने के बाद जो मैंने महसूस किया वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काफ़ी हद तक नेगेटिव था, क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ वो वेब सीरीज़ देखी थी। लेकिन खैर उसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, और आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की एक और वेब सीरीज़ के बारे में, जो कि इंडियन वेब सीरीज़ है, जो कि सेकंड सीज़न है। और वो सीज़न है डेली क्राइम्स का, जो कि आया था 2022 में। 2019 में डेली क्राइम्स का सीज़न 1 आया था और डेली क्राइम सीज़न 2 आया था 2022 में। और मैंने ये दोनों सीज़न अब देख लिए हैं। पहले जो पहला सीज़न था वो मैंने जब रिलीज़ हुआ था तो उसके कुछ वक्त बाद ही मैंने देख लिया था, बट उस टाइम पर मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उसका रिव्यू करना ऑब्वियसली कैसे करूँगी। और एक्चुअल में अगर मैं उस सीज़न को और डेली क्राइम सीज़न 2 को कंपेयर करूं तो मुझे डेली क्राइम सीज़न 2 ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि जो पहला सीज़न था उसमें भी शेफाली शाह थी और इसमें भी शेफाली शाह हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था दोनों की स्टोरी लाइन वो काफ़ी अलग है। सीज़न 1 की कहानी थी, वो कहानी थी निर्भया केस के बारे में जो सन 2012 में हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला, दिल को दुखाने वाला, दिल को डराने वाला, दिल को कपकपाने वाला, पैनिक अटैक लाने वाला ये केस था। मुझे लगता है जिस जिस महिला ने इस केस के बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली उसे ये सारी चीज़ें महसूस हुई होंगी जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बड़ा ही बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा अंदर तक मैं हिल गई थी। इनफैक्ट कोई भी औरत जब इस तरह का वाक़या किसी दूसरी औरत के साथ होते हुए सुनेगी तो बड़ा ही उसे बुरा, तो बुरा शब्द भी मुझे लगता है बहुत छोटा है, क्योंकि बुरा से भी ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो उस वक्त हर औरत को ऐसा लग रहा था। और उस टाइम पर जो पूरा देश था, क्या औरत क्या मर्द, सब एकजुट हो गए थे। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा फिर आगे जाकर पॉलिटिकल मुद्दा बना, बहुत कुछ हुआ। अब तो खैर उसके दोषियों को अब सज़ा मिल चुकी है, और सन 2020 में ही उनको जो भी उनका था फाइनल जो भी था सब हुआ, जो भी उनकी सज़ा थी वो हो गई, जो भी उनको कोर्ट के द्वारा मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जो था इस केस को जो है उसके अंजाम तक लेके गई थी सरकार। अब उसमें भी बहुत सारे झोल थे, बहुत कुछ था, जो कुछ हमारे सामने आया, कुछ नहीं आया, पर जो भी था वो तो खैर जो परिवार था जिसने ये सब कुछ झेला, जिसने ये सब कुछ जिस पर बीती है वही ज़्यादा अच्छे से जानता है। और अब तो देखिए जो जाने वाला चला जाता है, जिसके साथ हुआ है वही बता सकता है कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन जिसके साथ गुजरी वही इंसान गुजर गया तो और भी ज़्यादा जो मामला होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, बट खैर वो काफ़ी डिस्टर्बिंग केस था जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अब क्या बात करें। बीइंग अ वुमेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। और शायद जब ये सब हुआ था तो लगा था कि शायद इसके बाद जो महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, उनसे रिलेटेड जो यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं, उनके साथ जो बदसलूकी होती है, बहुत कुछ होता है जो महिलाओं को झेलना पड़ता है। एक ये भी पहलू है हमारी ज़िंदगी का जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोचा था कि कुछ रियायत मिलेगी, कुछ थोड़ा सा ये सब जो औरतों के साथ जो ज़्यादती होती है उसमें कुछ चीज़ें थमी जाएंगी, पर वो हुई नहीं बल्कि और बढ़ी हैं।
और अब आपको पता ही है, मैं ये सब कुछ आप पर ही छोड़ देती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि सन 2012 से लेकर अब 2025 आ गया, तो इन सालों में कितना कुछ बदला है और कितना कुछ बदलाव आप लोगों ने महसूस किया है वो आप लोग खुद ही जानते हैं। क्या जब आप लोग अखबार उठाते हैं तो कितनी खबरें आपको ऐसी मिलती जुलती पड़ती हुई दिखाई देती हैं, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। तो खैर वो एक अलग मैटर है, उस पर अब मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो निर्भया केस पर ये डेली क्राइम बना था और काफ़ी उसको एप्रिसिएशन मिला था। देखिए, मुझे कहानी पता थी, सबको कहानी पता थी, लेकिन जो ये केस था, दूसरा वाला केस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। उसमें जो था एक केस था और जो भी उस केस से जुड़ी हुई जो छोटी से छोटी डिटेल थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो काफ़ी हद तक हमें पता थी क्योंकि और भी बहुत सारी जो क्राइम शोज़ थे उन्होंने उस कहानी को अपने तरीके से कवर किया था और काफ़ी डिटेल्स हमारे सामने ऑलरेडी थे, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था। लेकिन ये जो केस है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए केस काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि ये जो केस था ये लग रहा था कच्चा बनियान गैंग का है, जो कि बुज़ुर्गों को, जो पॉश इलाकों में रहते हैं, अच्छे वेल फर्निश्ड घर में रहते हैं, वहाँ घुसकर बुज़ुर्गों की बहुत ही बेरहमी से हत्या करना, लूटपाट करना और फिर बाद में जाते जाते जो गंदगी छोड़ के जाना, ये एक पैटर्न स्टाइल हुआ करता था कच्चा बनियान गैंग का, जो 90s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर क्या, इसके बारे में बड़ी चर्चा होती थी कि भाई तेल लगा कर आते हैं कि कोई उन्हें पकड़ ना सके, और हम लोग भी इस तरह की स्टोरीज सुनते थे। उस टाइम पर तो हम बच्चे थे, बट हम लोग बच्चे थे और उस टाइम पर जो इतना ज़्यादा जो माहौल था वो इतना भी डरावना नहीं था। तो खैर वो टाइम निकल गया, फिर उसके बाद कच्चा बनियान गायब हो गया। तो उसी कच्चा बनियान गैंग के फॉर्मेट को आज की तारीख में इस्तेमाल करके ये कुछ लोग हैं जो ऐसे वेल फर्निश्ड फ्लैट में घुसकर बुज़ुर्गों की हत्या कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं। तो ये केस है जो दिल्ली में हो रहा है और इस केस को हैंडल कर रही हैं कौन, शेफाली शाह। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है ये इसी कहानी पर चलती है। हालांकि फिर बाद में जाकर जो है धीरे धीरे सारी परतें खुलती हैं कि ये कोई कच्चा बनियान गैंग नहीं है, बल्कि कच्चा बनियान गैंग के फॉर्मेट को कॉपी कर रहे कुछ चंद लोग हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखा है तो इसे जाकर देखिए। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके 2 सीज़न हैं और तीसरा सीज़न भी आने वाला है, जिसमें कहा जाता है कि हुमा कुरैशी हैं और उनका कुछ नेगेटिव कैरेक्टर है। मैंने ऐसा सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो तीसरा सीज़न हो ये 2 सीज़न से भी ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि जब कोई वेब सीरीज़ बनती है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम ऑडियंस देखती है, और जब देखती है और पता चलता है इसका सेकंड सीज़न आ रहा है तो लगता है कि भाई ये सीज़न पहला इतना अच्छा था तो दूसरा कैसा होगा। और अक्सर क्या होता है, दूसरे सीज़न में ही जो है ऑडियंस लैक हो जाती है, ऑडियंस डिस्टर्ब हो जाती है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ पहला सीज़न देखा, सेकंड सीज़न तो बिल्कुल वो एक्सपेक्टेशंस पूरा ही नहीं कर पाया। तो मैं तो चाहती हूँ, और मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, कि जितने भी सीज़न अगर आप कोई वेब सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहला सीज़न बहुत अच्छा हो और जो दूसरा सीज़न हो वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो, और फिर तीसरा है तो वो दूसरे से भी ज़्यादा। तो ऐसे ही हर एक सीज़न पिछले सीज़न से बेहतर हो तो ही आप कनेक्ट रहते हैं, तो ही आपका इंटरेस्ट रहता है। लेकिन क्या होता है कि फिर धीरे धीरे दम टूटता चला जाता है, क्योंकि शायद 3 सीरीज़ के बाद जब चौथा वेब सीरीज़ आता है तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा बैठा हुआ होता है। बट ऐसा मैंने नहीं देखा, कुछ सीरीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि चौथा जो सीरीज़ होती है, जो सीज़न होता है, वो पहले 3 सीज़न से भी ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे अभी वो पंकज त्रिपाठी का द क्रिमिनल जस्टिस करके था, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था और कहा था कि तीनों सीज़न से ज़्यादा बेहतर मुझे ये चौथा सीज़न लगा है, क्योंकि
पब्लिक की एक्सपेक्टेशन तो एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जा रही है। तो मैं उम्मीद करूँगी और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी दिल्ली क्राइम की टीम को कि वो जो है इस थर्ड सीज़न को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाएं। और मैं स्पेशली काफ़ी कनेक्ट रही इस सीज़न 2 दिल्ली क्राइम के वेब सीरीज़ से। और सबसे अच्छी बात मुझे और लगी कि इसमें कोई इस तरह की कोई इंटीमेसी नहीं दिखाई गई है, किसी भी तरह की फ़िज़िकल अभद्रता नहीं दिखाई गई है, चीपनेस नहीं दिखाई गई है। हाँ, जिस तरह से मर्डर हुए हैं वो थोड़े डिस्टर्बिंग ज़रूर लगेंगे, वायलेंस ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी जिस तरह की फीलिंग आपको कोहरा देखकर आई थी। मुझे तो काफ़ी ख़राब लगा था। जो भी जिस तरीके से वो दृश्य फिल्माए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वेब सीरीज़ थी ना दिल्ली क्राइम, इसमें जो मुद्दा है, जो मेन प्लॉट है, उससे कहानी भटकी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर्स अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि वो इस केस को जो सॉल्व करने वाले ऑफिसर हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है जिनसे जो कहानी का मेन प्लॉट है वही भटक जाए, वही डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि कोहरा में यही हो रहा था कि पर्सनल लाइफ ही इतनी ज़्यादा उसको फ्रंट फुट पे ले आए थे कि जो मेन प्लॉट है वो कहीं ना कहीं उसमें कोहरा, मुझे लग रहा था वो कोहरे में छुप रहा था। तो इसी वजह से मुझे बड़ा इरिटेटिंग, स्लो लगा। हालांकि दिल्ली क्राइम सीज़न 2 स्लो इतना नहीं है, आप 5 एपिसोड में जो है वो कहानी ख़त्म हो जाती है। हाँ, एपिसोड काफ़ी लंबे हैं, तो एक एक घंटे का मतलब एपिसोड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप एंगेज रहते हैं। आपकी पलकें झपकने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं, यहाँ तक कि आपको अपना मोबाइल तक याद नहीं आता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और जो कोहरा देखकर जो मेरी आंखों के सामने कोहरा छा गया था, वो कोहरा कहीं इस वेब सीरीज़ ने हटाने में मदद करी है। तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और अगर आप वाकई एक विमेन एम्पावरमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शेफाली शाह ने जो काम किया है, वाकई वो अवार्ड उनको मिलना वो डिज़र्व करती हैं। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग करी है कि वाकई वो चेहरा उनका देखकर आपको लग रहा है कि ये थकी हुई हैं, ये स्ट्रेस्ड हैं, ये 2 दिन से सोई नहीं है, ये बेचैन है। क्योंकि केस सॉल्व करने का जो एक तरीके से प्रेशर होता है, और ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें मीडिया का भी इतना प्रेशर होता है, जनता का भी प्रेशर होता है, तो इसमें आपको डेडलाइन दी जाती है कि भाई 24 घंटे के अंदर केस क्लोज होना चाहिए, भले सॉल्व हो ना हो पर क्लोज होना चाहिए। लेकिन शेफाली इसमें एक बेहतरीन ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं जो केस को क्लोज करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले उसे सॉल्व करके क्लोज करना चाहती हैं, और जिसके फलस्वरूप उनको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। प्लस उनकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है, उसके बावजूद भी वो अपने काम पर, अपने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो एक जेन्युइन ऑफिसर होता है वो पीछे नहीं हटता है। तो वो स्ट्रगल भी दिखाया गया है। और वाकई विमेंस के लिए ये जो प्रोफेशन होता है पुलिस ऑफिसर का, ये बहुत ही टफ प्रोफेशन होता है। क्योंकि हमें अक्सर हम लोग यही सुनते हैं, देखते हैं कि विमेंस आर वेरी डेलिकेट, उनको कोमल हैं वो, उनको हैंडल विद केयर करो। लेकिन ये जो प्रोफेशन होता है, पुलिस का प्रोफेशन होता है, इसमें अगर कोई औरत है तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। रात रात भर ड्यूटी पे रहना, फिर फील्ड पे उतरना, फिर जो भी विक्टिम्स हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, उनसे इंटरोगेशन करना, तो रात रात को जागना, स्ट्रेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ये प्रोफेशन है ये बड़ा टफ़ है। और इसमें जब कोई महिलाएं जाती हैं तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा वो विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ पर लोगों एक टाइम पर ये सोचते हैं कि भाई औरतें हैं, ये औरतों की बस की बात नहीं है, भाई ये सब औरतें नहीं झेल सकती। लेकिन आप देखिए कि जो पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, जो कांस्टेबल होती हैं,
वो कितना अपना वक्त देती हैं, कितनी अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ इस प्रोफेशन में देती हैं। तो वाकई जो जो महिलाएं पुलिस प्रोफेशन में जाती हैं या जाना चाहती हैं, उन सबको मेरा ग्रैंड सैल्यूट है कि वाकई ये है जो प्रोफेशन जिससे आप एक विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी आप ऑफिसर हो, मतलब जिस तरीके से आप कांस्टेबल हो या पुलिस में हो या ट्रैफिक आप संभाल रही हैं, ट्रैफिक के लॉज देख रही हैं, मतलब जो ये प्रोफेशन है पुलिस का, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब होता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। और जो औरतें इस प्रोफेशन में उतरती हैं और इसमें जो है अपने आप को जो है एस्टैब्लिश करती हैं, उन सबको मैं तहे दिल से बहुत सारा ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ। और वाकई अगर किसी औरत को विमेन एम्पावरमेंट को समझना है तो लेडी पुलिस ऑफिसर या लेडी कांस्टेबल इन सब की लाइफ को देखे कि किस तरीके से ये जितनी मजबूती से अपने नियम कानूनों को संभालती हैं, उतना अपना घर भी बैलेंस करती हैं। मतलब एक तरफ ये उन लोगों को संभाल रही हैं जो इनके परिवार के हैं, जिनसे इनका खून का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, और दूसरी तरफ ये अपनी ड्यूटी निभाकर उन लोगों से रिश्ता निभाती हैं जिनसे ये कभी मिलने भी नहीं वाली हैं, जिनसे ये कभी मिलेंगी भी नहीं। तो हैट्स ऑफ टू दोज विमेंस और उनकी फैमिली को जो उन्हें इस प्रोफेशन में जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। वाकई ये प्रोफेशन कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है। अपनी जान की बाजी लगाना, एक कहते हैं ना, स्त्रियों जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी डरपोक होती हैं, डर जाती हैं, उनमें भय की प्रकृति होती है। लेकिन यहाँ पर जो औरतें पुलिस में जाती हैं तो आप सोचिए कि भय को तो वो कितना अपने से दूर रखती हैं, बिल्कुल निर्भय होकर वो इस फील्ड में उतरती हैं, फ्रंट पर जाती हैं। जो भी औरतें सेना में भर्ती हैं, कई मैंने देखी हैं, 26 जनवरी की परेड में आप देखिए महिलाएं कैसे परेड में लेफ़्ट राइट करती हुई, सीना तन कर, यूनिफॉर्म पहनकर कैसे चलती हैं, देखकर बड़ा ही खुशी मुझे लगती है। और लगता है कि इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि आपको ये शो देखना चाहिए। और शेफाली शाह की जर्नी तो मैंने देखी है। मैंने शेफाली शाह की जर्नी को कई बार डिस्कस किया है, स्पेशली जब उनकी फ़िल्म आई थी मॉनसून वेडिंग, मैंने उसको भी अपने चैनल पर रिव्यू किया है। और आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक उसमें कम्युनिटी में नहीं, कम्युनिटी में तो नहीं बल्कि कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उनकी जर्नी, आप कह सकते हैं कि टीवी सीरियल से शुरुआत की उन्होंने और आज वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में है और एक से बढ़कर एक, मतलब वो इतना अच्छा किरदार वो निभा रही हैं। वाकई उन्होंने अपने काम की हमेशा से रिस्पेक्ट करी है। और बहुत ही चंद ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जिनमें जैसा पोटेंशियल होता है उनको वैसा काम मिलता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस के अंदर वो पोटेंशियल होते हुए भी उनको काम नहीं मिलता, और कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनमें वो पोटेंशियल है भी नहीं, उसके बाद भी उन्हें बेहतरीन रोल मिलते हैं और वो अपनी ख़राब एक्टिंग करके उन रोल्स का भी सत्यानाश कर देती हैं। तो खैर, ये जो वेब सीरीज़ है इसमें कहानी भी अच्छी है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, डायरेक्शन भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी है, और हर एक कैरेक्टर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए, जो लीड कैरेक्टर है वो तो लीड कैरेक्टर है, लेकिन जो सपोर्टिव आर्टिस्ट होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जिनके कुछ सेकंड के रोल होते हैं, उन सब का भी काम बेहतरीन है। और अगर उन सब का काम बेहतरीन नहीं बनता है तभी फिर कैसे एक लीड किरदार को जो एक स्कोप मिलता है। ये सब लोग अच्छे कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया, एक अच्छा अभिनय किया, तब जाकर जो है शेफाली शाह ने जो है उसे कुछ करने का मौका मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सब का बराबरी का मैं एप्रिसिएशन ये लोग डिज़र्व करते हैं, भले ही इनके जो रोल हैं वो कुछ सेकंड के क्यों ना हो, कुछ मिनट के क्यों ना हो, लेकिन ये लोग भी जो हैं बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एक
हर छोटे छोटे किरदार से जो है एक कहानी निकल कर आती है। जो मेन लीड है वो अच्छा है, लेकिन जो साइड कैरेक्टर्स हैं, साइड आर्टिस्ट हैं, उनके काम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को अब बंद करने के कगार पर आकर खड़ी हो गई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपसे कहा है वो शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट जागता है इस वेब सीरीज़ को देखने का, तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जाइए देखिए। अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो सीज़न 1 भी देखिए, वो भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, कहानी थोड़ी सी आपको पता ही है, क्योंकि निर्भया केस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी, और काफ़ी डिस्टर्बिंग केस था भी ये, जिसके बारे में मैं बात कर भी चुकी हूँ। तो ओवरऑल सबका काम बहुत बढ़िया है, सबका जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया है, और वो एक चीज़ है जो एक वेब सीरीज़ में होनी चाहिए, जो एक थ्रिलर कैचिंग वेब सीरीज़ में होना चाहिए, वो सब इस वेब सीरीज़ में है। तो शेफाली शाह को मेरा एक तरीके से, मैं शेफाली शाह को क्या, मैं पूरी टीम को, पूरी जो कास्ट है उनको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगी कि आप सब ज़बरदस्त थे। और वाकई अगर ये सीरीज़ चली है और इसको अवार्ड मिले हैं तो वाकई ये डिज़र्व करती है, मैं यही कहूँगी। तो बस इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।